मनी एंड बैंकिंग का ये पार्ट नंबर 1 है। मनी एंड बैंकिंग में क्या है, अर्लियर जो चैप्टर था हमारा उसमें हमने पढ़ा था बार्टर सिस्टम के बारे में। व्हाट वाज बार्टर सिस्टम? तो बार्टर सिस्टम में क्या था, बार्टर सिस्टम क्या होता है, एक्सचेंज होता है जिसमें हम कमोडिटीज़ का एक्सचेंज करते हैं, उसको बार्टर सिस्टम कहते हैं। बार्टर सिस्टम का सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज था वो ये था कि वहाँ पर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने राइस ग्रो किए थे एंड सामने वाले पर्सन ने वीट ग्रो किए थे। अब ये हमारे पास सरप्लस है, ये मेरे पास सरप्लस राइस है और ये सामने वाले के पास सरप्लस वीट है। अब मेरे पास राइस हैं, मुझे थोड़े से राइस एक्स्ट्रा हैं, उनको देकर मुझे वीट चाहिए। सामने वाले पर्सन के पास वीट हैं, थोड़े वीट एक्स्ट्रा हैं, उसको वो वीट देकर राइस चाहिए। हम क्या करेंगे, मैं इसको वीट दे दूँगी एंड वो मुझे राइस दे देगा, हम आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। इसी को ही हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। बार्टर सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या है कि डबल कोइंसिडेंस होना चाहिए, मतलब मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो सामने वाले के पास होनी चाहिए एंड सामने वाले को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो मेरे पास होनी चाहिए। हम आपस में एक्सचेंज करके अपनी कमोडिटीज़ को ले लेंगे। इसको हम बार्टर सिस्टम कह रहे थे। इसमें ये डिसएडवांटेज था कि यहाँ पर एक डायमेट्रिकली अपोजिट डिमांड होनी चाहिए। अब इसमें क्या दिक्कत है, अगर आप इतने लकी हुए कि आपको ऐसा पर्सन मिल गया देन इट इज़ वेरी गुड। अगर आपको ऐसा पर्सन नहीं मिला तो क्या होगा, आप एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे। तो अब इस ट्रांज़ैक्शन को स्मूथ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक ऐसी कमोडिटी बनाएँगे, यानी कि एक ऐसी चीज़ बनाएँगे जिसको कि मैं राइस को बेचकर ये खरीद सकूँ एंड इसको बेचकर मैं आगे चीज़ें खरीद सकूँ। तो इस कमोडिटी को हम कुछ भी ले सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हमारा कुछ भी हो सकता है, ये कोई भी एक चीज़ है। तो मैं राइस बेच के ये खरीदूँगी, इसको आगे बेचकर मैं फ़र्दर कोई चीज़ खरीदूँगी, वो पर्सन आगे बेचकर उसको फ़र्दर कोई चीज़ करे, इससे क्या होगा, ट्रांज़ैक्शन स्मूथ हो जाएगा। अर्लियर टाइम पे हमने ऐसी चीज़ को वाटर या फिर आयरन चुना था। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आयरन है, मैं राइस बेचकर आयरन खरीदूँगी, फिर उस आयरन को मैं आगे बेचकर और कोई चीज़ खरीद सकती हूँ, या फिर वाटर भी हो सकता है। अब आयरन और वाटर में डिफ़िकल्टी क्या थी कि ये मेरा खेत था, इसमें मैंने चावल बोए, बहुत मेहनत की, खून पसीने की मेहनत की, चावल बो दिए। वाटर एंड राइस एक वाटर एंड आयरन एक ऐसी चीज़ है जो कि वेरी कॉमनली अवेलेबल है। मैं एक इतनी मेहनत से उगाई हुई चीज़ को ऐसी चीज़ के लिए क्यों एक्सचेंज करूँगी जो कि बहुत कॉमनली अवेलेबल है। इससे हमें ये पता चला कि ये जो बीच की कमोडिटी है ये कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो कॉमन ना हो, बहुत प्रीशियस हो, बहुत ही लिमिटेड हो। इसके लिए हमने क्या किया कि गोल्ड और सिल्वर को ऐसी कमोडिटी चुना ताकि वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, क्योंकि वो प्रीशियस भी है, वो बहुत लिमिटेड भी है और उसको हम एक्सचेंज भी कर सकते हैं। इसके लिए हमने गोल्ड और सिल्वर यूज़ किया। तो क्या होता था, पहले के टाइम पे गोल्ड सिल्वर के कॉइन्स हुआ करते थे। लोग अपनी चीज़ें बेचने के लिए कॉइन्स खरीदेंगे, कॉइन्स को आगे बेचकर वो और कुछ खरीद सकते हैं। इसी ही कमोडिटी को बाद में मनी कहते हैं। अब ये जो मनी है, ये पहले गोल्ड की कॉइन में जो बहुत ज़्यादा चलता था, पहले गोल्ड के, सिल्वर के, इनके ही कॉइन्स हुआ करते थे। अब इस गोल्ड में भी एक प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी? फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक कंट्री थी। इस कंट्री के जो गुड्स एंड सर्विसेज़ हैं, उनका प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है। पहले हम 1 केजी राइस उगाते थे, अब 10 केजी राइस उगाने लगे, 100 केजी राइस उगाने लगे, ऐसे करते-करते इंक्रीज़ हो रहा है। गोल्ड एक्सचेंज करने के लिए भी हमारे पास इंक्रीज़ होना चाहिए, बट गोल्ड है हमारे पास लिमिटेड, तो क्या होगा, एक टाइम के बाद आके ट्रांज़ैक्शंस रुक जाएँगी। इसके लिए पहली प्रॉब्लम तो ये है, क्योंकि गोल्ड लिमिटेड है, हमने कोई ऐसी चीज़ चुनी थी जो लिमिटेड हो। गोल्ड लिमिटेड है तो एक टाइम के बाद आके ख़त्म हो जाएगा। सेकंड जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर मुझे कोई चीज़ खरीदनी है तो मुझे फिज़िकली इतना सारा गोल्ड उठाकर लेकर जाना पड़ेगा, व्हिच इज़ वेरी रिस्की एंड प्रॉब्लमैटिक ऑल्सो। तो हमें गोल्ड को लेके जाना पड़ेगा, तो पहली प्रॉब्लम तो यही है कि गोल्ड जो है वो ख़त्म हो जाएगा एंड द सेकंड प्रॉब्लम इज़ कि गोल्ड जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट है टू कैरी। अब क्या हुआ, एक एक्स पर्सन आए, यहाँ पर एक एक्स पर्सन आए। ये एक्स पर्सन जो है वो गाँव के सबसे ट्रस्टवर्दी पर्सन है, बहुत ही ट्रस्टवर्दी पर्सन है, सब इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। क्या किया, ए पर्सन ने अपना जो गोल्ड था वो इनके पास जमा करवा दिया। इन एक्स पर्सन ने क्या किया, एक स्लिप दी उनको जिसमें उन्होंने लिख दिया कि इतना गोल्ड जो है इस पर्सन ने मेरे पास जमा कराया और अपना सिग्नेचर कर दिया। अब जब ये ए पर्सन कोई सामान खरीदने गया बी पर्सन के पास, तो उसने ये स्लिप जाके बी पर्सन को दिखाई। बी पर्सन ने इनका नाम देख के, क्योंकि ये ट्रस्टवर्दी हैं, इसीलिए उनको सामान दे दिया। क्यों सामान दे दिया, कि बदले में इनको ये स्लिप मिलेगी, ये स्लिप जब भी ये उनको दिखाएंगे तो उतना गोल्ड इनको मिल जाएगा। इसी स्लिप को ये एज अ एक्सचेंज यूज़ करने लगे। अब क्या हुआ, ऐसे जैसे ए पर्सन ने इनके पास जमा कराया था, ऐसे सी पर्सन, डी पर्सन, एल पर्सन, जितने भी गाँव में पर्सन थे सब ने जाकर इनके पास जमा करा दिया और बदले में सबको स्लिप्स मिल गई। उसको कैरी करना भी आसान है और वो ख़त्म भी नहीं होगी। इसी स्लिप को हम मनी कहते हैं। जो हमारे पास रुपीज़ का एक नोट आता है उसके ऊपर भी ऐसे ही लिखा रहता है, अगर आप पढ़ोगे। और ये एक्स पर्सन कौन है, ये एक्स पर्सन है आरबीआई।
अब ये जो एक्स पर्सन था, इसका घर था बहुत छोटा-सा। एक्स पर्सन जो था इसका बहुत छोटा घर है। इतने सारे लोग ने आकर इसके पास गोल्ड सबमिट कराया। अब क्योंकि सारे लोग इसके पास आएँगे, इसको इतनी सारी रिसिप्ट बना के देनी पड़ेगी, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। तो इस एक्स पर्सन ने क्या किया, यानी कि हमारी जो आरबीआई, उन्होंने क्या किया, बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स खोल दिए, ताकि वो हमारी सारी पॉपुलेशन को सर्व कर सके। तो आरबीआई था, आरबीआई ने बहुत सारे बैंक्स खोले और बैंक्स जो है हम लोगों को सर्व करते हैं। मनी सप्लाई जो है वो आउटपुट और इन्फ्लेशन पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, मनी सप्लाई इंक्रीजेज विद वाइल डिक्रीज आउटपुट डिक्रीज। अगर आउटपुट डिक्रीज हो रहा है या फिर आउटपुट कांस्टेंट है और मनी सप्लाई इंक्रीज हो रही है, तो प्राइसेस जो है वो ऊपर जाएंगे। क्यों जाएंगे? फॉर एग्जाम्पल, पहले एक चीज़ जो है वो 10 रुपीज़ की बिक रही थी और सबके पास 10 10 रुपीज़ थे, तो वो उसको खरीद पा रहे थे। अब एक चीज़ 10 रुपीज़ की है और दो लोग हैं, उनके पास 20 20 रुपीज़ है, तो सेलर क्या करेगा, इसका प्राइस इंक्रीज कर देगा, है ना। तो जब भी मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज होगा, तो आउटपुट जो है, सॉरी, जो प्राइजेज हैं वो भी इंक्रीज हो जाएंगे। ऑन दी अदर हैंड, जब मनी सप्लाई डिक्रीज होगा, तो क्या होगा, प्राइसेस जो हैं वो अपने आप नीचे आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल, ये एक एप्पल था, ये एप्पल जो है वो 20 रुपीज़ का बिक रहा था, पर जो मेरी सैलरी है वो 10 रुपीज़ हो गई, उसमें डिक्रीमेंट हो गया, तो अब क्या होगा, इसको अपना एप्पल तो बेचना ही है ना। और ओनली सेलर मैं ही हूँ, तो ये ओनली परचेजर मैं ही हूँ, ओनली सेलर यही है, बस दो ही जने हैं। तो क्या होगा, ये अपने प्राइजेस कम कर देगा सो दैट इसका एप्पल बिक जाए। तो मनी सप्लाई जो है अगर वो डिक्रीज होगी, तो प्राइसेस भी जो है वो नीचे आ जाएंगे। इफ़ द मनी सप्लाई रिमेन द कांस्टेंट, मनी सप्लाई जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन आउटपुट डिक्रीज हो गया है, तो क्या होगा, प्राइसेस जो है वो ऊपर चले जाएंगे। मनी सप्लाई मेरे पास 10 रुपीज़ है, लेकिन पहले दो एप्पल मिल रहे थे, अब एक ही एप्पल बचा है, तो इसका प्राइस क्या होगा, हाई हो जाएगा। इफ़ द मनी सप्लाई रिमेन द कांस्टेंट, मनी सप्लाई कांस्टेंट है एंड द आउटपुट इंक्रीज, आउटपुट बढ़ गया है, तो प्राइसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। मनी सप्लाई मेरे पास 10 ही रुपीज़ है, पर बाजार में टमाटर ही टमाटर आ गए, तो क्या होगा, प्राइसेस जो है उसके कम हो जाएंगे। अब है फंक्शंस ऑफ मनी। मनी के फंक्शन क्या है, तो मनी के तीन मेजर फंक्शन है। पहला है कि ये एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करता है। दूसरा क्या है कि ये एक यूनिट ऑफ अकाउंट है। यूनिट मतलब ये यूनिट के जैसे किलोमीटर है, मीटर है, ऐसे ये एक यूनिट की तरह काम करता है। अगर मेरा ये पेन जो है वो 300 रुपीज़ का है, या फिर मेरी बुक जो है 300 रुपीज़ की है, तो यानी 300 यूनिट ऑफ मनी देकर मैंने इसको खरीदा है। तो एज ए यूनिट की तरह काम करता है, जो वैल्यूज़ बताता है गुड्स एंड सर्विसेज की। नेक्स्ट है स्टोर ऑफ वैल्यू। अगर 1 रुपये का मेरे पास कॉइन है, तो उसको मैं स्टोर करके रख सकती हूँ जब तक मैं चाहूँ तब तक। वो कोई ख़राब नहीं होगा और उसकी वैल्यू जो है वो डिप्राइव नहीं होगी। ये हो गए तीन फंक्शंस ऑफ मनी। नाउ केम द एक्सचेंज रेट्स। एक्सचेंज रेट्स क्या होता है, 1947 से लेकर 1993 तक हमारा जो एक्सचेंज रेट था वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट था, फिक्स्ड एंड एडजस्टिंग एक्सचेंज रेट। 1993 से लेकर अब तक प्रेजेंट तक हमारा जो एक्सचेंज रेट है दैट इज़ फ्लोटिंग, मैनेज एंड फ्लोट, मैनेजिंग फ्लोट। इसमें क्या डिफरेंस है, फिक्स्ड वाले में क्या है, 1993 में जो हमारा फिक्स एक्सचेंज रेट था, फिक्स मतलब कि $1 इज इक्वल्स टू ₹1। $1 1 रुपीज़ के बराबर है, ये है फिक्स। एडजस्टेबल मतलब हम उसको एडजस्ट करेंगे, हम अपनी जो करेंसी है उसको डी वैल्यू और वैल्यू करेंगे बेस्ड ऑन द कंडीशंस। इकोनॉमिक कंडीशन जैसी होगी उसके बेसिस पर हम उसको वैल्यू डी वैल्यू करते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो नॉमिनल एक्सचेंज रेट जो है वो $1 जो है 20 रुपीज़ के बराबर है। अब बर्गर बन रहा है, इंडिया में भी बन रहा है और यूएसए में बन रहा है। इंडिया में एक बर्गर जो है वो 10 रुपीज़ का है, वाइल यूएसए में एक बर्गर जो है $1 का है। अब यूएसए वालों को $1 में दो बर्गर्स मिलेंगे इंडिया में, तो वो क्या करेंगे, इंडिया से ज़्यादा से ज़्यादा बर्गर्स को इम्पोर्ट करेंगे। बट क्या हुआ, अगर इंडिया में इन्फ्लेशन हो गई और बर्गर के प्राइसेस बढ़ गए, तो क्या होगा, यूएसए बंद कर देगा इम्पोर्ट करना, उन्हें थोड़ी फ़ायदा हो रहा है। तो क्या करेगा आरबीआई, क्या करेगा आरबीआई, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए वो क्या करेगा, अपनी करेंसी को डीवैल्यू करके $1 इज इक्वल टू 30 कर देगा। अब उन्हें वापस बेनिफिट होने लगा, तो वो क्या करेंगे, वापस से इम्पोर्ट करना शुरू कर देंगे। तो इसकी इस तरह आरबीआई क्या करता है, वैल्यू डिवैल्यू करता रहता है बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक कंडीशंस। 1993 के बाद क्या हुआ, आरबीआई ने वैल्यू डिवैल्यू और ये सब करना छोड़ दिया। आरबीआई ने जो रुपी था उसको मार्केट फोर्सेस पर छोड़ दिया, मतलब वो अब किस पे डिपेंड करेगा, डिमांड और सप्लाई पे। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कर दिया। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में क्या हुआ कि मान लो हमारा जो रुपी है, मान लो कि बाहर से बहुत सारे फॉरेनर्स आए इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। अब जब फॉरेनर्स आएंगे तो वो डॉलर लेके आएंगे, इंडिया में वो इन्वेस्ट रुपी में कर सकते हैं, तो वो क्या करेंगे, अपने डॉलर को कन्वर्ट करेंगे टू इंडियन रुपी। जब वो अपने डॉलर को सेल करके इंडियन रुपये में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या होगा, इन करेंसी जो है वो एप्रिशिएट हो जाएगी, है ना। ऐसे ही अगर वो वापस जाएंगे यहाँ से
तो वो अपने रुपी को डॉलर में एक्सचेंज करेंगे और चले जाएंगे, तो इससे क्या होगा, डेप्रीशिएट हो जाएगा। तो ये किस पे बेस्ड हुआ, डिमांड एंड सप्लाई। जब डिमांड आई, जब सप्लाई आई, उसके बेसिस पर ये डिवैल्यू और वैल्यू हुआ। तो ये हो गया फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट जहाँ पर आरबीआई छेड़छाड़ नहीं करेगा, इट विल डिपेंड अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई। अब फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी दो तरह के होते हैं, द फ्री फ्लोटिंग एंड द मैनेज फ्लोटिंग। फ्री फ्लोटिंग में क्या होगा कि सेंट्रल बैंक जो है वो इट विल नेवर इंटरवीन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में बिल्कुल भी इंटरवीन नहीं करेगा, टोटली ये डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर छोड़ देगा। जैसे यूएसए में होता है, जैसे जापान में होता है, जैसे यूरोप में होता है। मैनेज्ड में क्या है कि मैनेज करेगा जब सेंट्रल बैंक जो है समटाइम इंटरवीन करेगा उसके अंदर, और क्या होगा कि वो उसको मैनेज करने की कोशिश करेगा। जब हमारा रुपये जो है डेप्रिशिएट हो रहा होगा तो वो उसको एप्रिशिएट करने की कोशिश करेगा, तो इट समटाइम इंटरवीन करेंगे, दैट इज़ द मैनेज करने की कोशिश करेंगे। एंड फ्री फ्लोटिंग जिसमें कि कोई इंटरवेंशन ना हो। सिक्योरिटीज़, सिक्योरिटीज़ क्या होता है, सिक्योरिटी जो होती है वो एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है। सिक्योरिटी एक तरह का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि विच प्रोमिसेस अ रिटर्न इन फ्यूचर, जो कि हमें फ्यूचर में एक रिटर्न देता है। फॉर एग्जांपल वी हैव 1 लाख रुपीज़ विद अस, हमारे पास 1 लाख रुपीज़ हैं। इन 1 लाख रुपीज़ को हमने अपने बैंक में जाकर डिपॉजिट करा दिया। जब हमने बैंक में जाकर 1 लाख रुपीज़ डिपॉजिट करवाया तो हमारी पासबुक में एक एंट्री आ जाएगी 1 लाख रुपीज़ की। ये जो हमें 1 लाख रुपीज़ डिपॉजिट किया है इसमें बैंक हमें कुछ इंटरेस्ट देगा। जब हम कुछ टाइम पीरियड बाद इस पैसे को निकालेंगे तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो हो गया सिक्योरिटी हो गई। बट जो हमारी अकाउंट स्टेटमेंट्स होती हैं या हमारी जो ये पासबुक है, इसको हम एग्जैक्ट फॉर्म में सिक्योरिटी नहीं कह सकते। ये जस्ट एन एग्जाम्पल था। एग्जैक्ट फॉर्म में क्यों नहीं कह सकते, बिकॉज ये पासबुक जो है, हमारी अकाउंट स्टेटमेंट जो है, दीज आर नॉट ट्रेडेबल। बट सिक्योरिटीज़ क्या होती है, सिक्योरिटीज़ आगे ट्रेडेबल होती हैं। कैसे होती है वो हम आगे जब इसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे तब उसमें आ जाएगा। सो इक्विटी जो है वो, सॉरी, सिक्योरिटीज़ जो है वो दो टाइप की होती हैं, इनकी दो कैटेगरीज हैं। पहली आती है इक्विटी एंड दूसरी आती है डेब। सिक्योरिटीज़ दो तरह की है, इक्विटी और डेब। पहले हम इक्विटी को देखेंगे। इक्विटी सिक्योरिटी या फिर इक्विटी शेयर्स क्या होता है, ये ओनरशिप को दर्शाते हैं। ओनरशिप का क्या मतलब है कि मान लो किसी कंपनी है, ये कंपनी है, इस कंपनी में मुझे पैसा लगाना है। कैसे पैसे लगा सकते हैं हम, इसके शेयर खरीद के। ये जो इसका शेयर था, ये हमने इसका शेयर खरीद लिया। खरीदने से क्या हुआ, मान लो ये शेयर 100 रुपीज़ का था, 100 रुपीज़ हमने इस कंपनी में लगा दिए। जब शेयर खरीदेंगे तो हम इस कंपनी के ओनरशिप में आ जाएंगे। अगर इस शेयर की जितनी वैल्यू होगी तो उतनी वैल्यू के हम पार्टनर हो जाएंगे। आगे जब ये कंपनी ग्रो करेगी तो अगर ये कंपनी ग्रो करती है तो मेरे जो शेयर था उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। अगर ये कंपनी को नुकसान होता है तो मेरा जो शेयर था उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो ये इक्विटी जो होते हैं ये ओनरशिप को दर्शाते हैं। होल्डर ऑफ इक्विटी रिसीव प्रॉफिट एंड डिविडेंड्स। हमें कभी भी फिक्स इंटरेस्ट नहीं मिलता है इक्विटी में। फिक्स इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर प्रॉफिट हो रहा होगा तो हमें प्रॉफिट होगा, अगर हमें लॉस हो रहा होगा तो लॉस होगा। ये सब मार्केट बेसिस पे डिपेंड करते हैं, इसमें कोई फिक्स इंटरेस्ट नहीं होता है। अब जो ये इक्विटी सिक्योरिटी खरीदते हैं उनके पास कुछ, जो इक्विटी होल्डर्स होंगे उनके पास कुछ वोटिंग राइट्स भी होते हैं और कुछ सॉर्ट ऑफ कंट्रोल्स भी होते हैं। डेब्ट सिक्योरिटी क्या है, कंपनी में पैसे लगाने के दो तरीके थे। पहला तो हमने शेयर खरीद लिया, इससे क्या हो गया, हमें ओनरशिप मिल गई। दूसरा क्या है, हम बॉन्ड खरीद लें। या तो हम शेयर खरीद लें या हम बॉन्ड खरीद लें। बॉन्ड खरीदने में क्या होगा, हमें ओनरशिप नहीं मिलेगी। इसमें क्या है कि एक कंपनी के अंदर हमने पैसा लगाया, ठीक वैसे ही जैसे हम बैंक में पैसा देते हैं। अगर बैंक हमें 10% का इंटरेस्ट दे रहा होगा तो हम अपने पास पैसे क्यों रखेंगे, हमारे पास पैसे रखने से कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। हम इस पैसे को बैंक में देंगे, बैंक हमें इस पर 10% का इंटरेस्ट देगा। सेम वैसे ही अगर हमें कंपनी 11% का इंटरेस्ट दे रही होगी तो लोग बैंक की जगह कंपनी में पैसे लगाएंगे क्योंकि वहाँ ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इसी को ही हम बॉन्ड कहते हैं। तो डेब्ट सिक्योरिटी में क्या होता है कि हम उनके बॉन्ड्स को परचेज कर लेते हैं। उसमें क्या होगा, हमें एक फ़िक्स इंटरेस्ट मिलेगा। अगर उन्होंने कहा है 11% इंटरेस्ट मिलेगा 5 सालों के लिए, तो हम अपना पैसा 5 साल के लिए दे देंगे और हमें 11% इंटरेस्ट के साथ वो 5 साल बाद वापस मिल जाएगा। इसमें ना तो कोई रिस्क होता है और ना ही कोई ओनरशिप होती है। इक्विटी में क्या है, ओनरशिप भी है और रिस्क भी है। वहाँ नुकसान भी हो सकता है, वहाँ प्रॉफिट भी हो सकता है। प्रॉफिट बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, नुकसान बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। डेब्ट सिक्योरिटी में एक फिक्स होता है, प्रॉफिट भी फिक्स, टाइम पीरियड भी फिक्स। तो इक्विटी को इशू करता है उसको इशूअर ऑफ इक्विटी कहते हैं। अब पर्सन, वही हमने जो अभी देखा कि कंपनी में या किसी प्रोजेक्ट में पैसे लगाने के दो वेज हैं। फर्स्ट है इक्विटी सिक्योरिटी और दूसरा है डेब्ट सिक्योरिटी। इक्विटी सिक्योरिटी में क्या होता है, इन्वेस्टर जो है पैसे लगाता है कंपनी में बाय गेटिंग अ शेयर खरीद के। शेयर से क्या होता है, हम ओनरशिप मिल जाती है उस कंपनी की। इसमें कोई भी फिक्स रिटर्न हमें नहीं मिलता है जैसे हमें डेब्ट सिक्योरिटी में मिलता है। उसके बाद आती है डेब्ट सिक्योरिटी। डेब्ट सिक्योरिटी में क्या होता है, हमें एक फ़िक्स इंटरेस्ट मिलता है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर XYZ प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी है। अब कंपनी जो है वो अपना अकाउंट मेंटेन करती है, तो यहाँ पर इस कंपनी के पास पैसे, सबसे पहले पैसा लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो ओनर थे उन्होंने 1 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर पैसा लगाया इन दिस कंपनी। तो ओनर ने जब 1 करोड़ रुपीज़ पैसा लगाया तो उनको एक ओनरशिप का डॉक्यूमेंट मिला जो 100% शेयर है, क्योंकि एक ही पर्सन का सारा पैसा है, तो 100% शेयर जो है वो उस कंपनी के ओनर का है। अभी फ़िलहाल एक ही शेयर है, वो उस कंपनी के ओनर के पास है। 100% ओनरशिप किसकी है? उस कंपनी के ओनर की। अगर हम उसका ट्रांजैक्शन का वो देखें तो यहाँ पर असेट कितना है और लायबिलिटी कितनी है। असेट है हमारे पास 1 करोड़ रुपीज़ कैश जो कि उस ओनर ने दिया है। लायबिलिटी क्या हो गई? वही 1 करोड़ रुपये। तो अभी तक दोनों साइड 1 करोड़ है। लायबिलिटी और असेट में क्या डिफरेंस है? फॉर एग्जाम्पल हमें पैसे चाहिए, हमने कुछ सामान लेना है, अपने दोस्त से हमने 5 रुपीज़ जो है उधार लिए। ये 5 रुपीज़ उसने हमें दिए, हम इस 5 रुपीज़ को यूज़ करके कोई सामान खरीदेंगे, तो ये क्या हो गया हमारे लिए? असेट। बट ये 5 रुपीज़ हमें थोड़े दिन बाद उसको वापस भी करने पड़ेंगे, तो ये क्या हो गई? हमारी लायबिलिटी भी हो गई। असेट क्या? जिससे हम सामान खरीद सकें, आगे उसको लगा सकते हैं, और लायबिलिटी जो हमें वापस करना होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मान लो इस कंपनी को अब आगे और एक्सपेंड करना है, अपने बिजनेस को और बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? और पैसे चाहिए। और पैसे नहीं है, ओनर के पास केवल 1 करोड़ रुपीज़ ही थे, तो अब वो क्या करेगा? बैंक से लोन लेगा। अब मान लो इन्होंने बैंक से 2 करोड़ का लोन ले लिया, तो अब ये बैलेंस शीट कैसी लगेगी? ठीक है, अब असेट वाली साइड हमारे पास क्या क्या आ गया? 1 करोड़ रुपीज़ जो ओनर के थे, 2 करोड़ का हमारे पास लोन है, टोटल हमारे पास 3 करोड़ की असेट है। लायबिलिटी की साइड क्या है हमारे पास? 1 करोड़ जो ओनर वाले थे, 2 करोड़ जो बैंक वाले हैं, और टोटल ये भी 3 करोड़ का ही है। अब मान लो ये कंपनी अच्छी चलने लगी है, कंपनी को और ज़्यादा एक्सपेंड करना है, तो और ज़्यादा एक्सपेंड करने के लिए और ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे। अब हमने, ओनर ने भी सारा पैसा लगा दिया, लोन भी ले लिया, अब क्या कर सकते हैं और? तो कंपनी क्या करेगी? इंडिविजुअल पर्सन से पैसा उठाएगी, मार्केट से पैसा उठाएगी। मार्केट से पैसा उठाने के लिए क्या करेगी? वो अपने शेयर्स निकालेगी। जब वो अपने शेयर निकालेगी तो क्या करेंगे? लोग जो हैं उन शेयर्स को खरीदेंगे। अब क्यों खरीदेंगे लोग शेयर? तो अगर वो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा ऑफ़र करेंगे तभी लोग उसको खरीदेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक बैंक है, यहाँ पर एक कंपनी है। ये बैंक जो है वो 9% का इंटरेस्ट दे रहा है। अगर ये कंपनी 10% का इंटरेस्ट देगी तो क्या होगा? लोगों को लगेगा हम अपना पैसा बैंक में क्यों डालें, वहाँ कम इंटरेस्ट मिल रहा है। जहाँ ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा लोग अपना पैसा वहाँ डालेंगे। तो इसीलिए कंपनी को बैंक से ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब मान लो कंपनी ने 10% का इंटरेस्ट दे दिया, 1 लाख लोगों ने ये शेयर्स खरीदने शुरू कर दिए, पैसा लगाना शुरू कर दिया। जब लोग इसमें पैसा लगाएंगे, मान लो पर पर्सन 100 रुपीज़ लगाया उन्होंने, तो टोटल कितना हो गया? 1 करोड़ रुपीज़। तो ये 1 करोड़ रुपीज़ जो है कंपनी के पास और आ गए। कंपनी के पास 1 करोड़ की असेट भी आ गई, साथ में से 1 करोड़ की लायबिलिटी भी आ गई। ये जो 100 रुपीज़ पर पर्सन दिए हैं लोगों ने, इसके बदले कंपनी उनको एक स्लिप देगी। ये स्लिप पे क्या लिखा होगा कि उन्होंने 100 वैल्यूज़ जो हैं वो इस कंपनी में लगाए हैं, ₹100, 5 ईयर्स के लिए लगाए हैं, तो 5 ईयर्स जो है उनका टाइम पीरियड हो गया, और टोटल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 10 रुपीज़। अब मान लो 2022 में ये कंपनी जो है हमें 10% का इंटरेस्ट दे रही थी। 2023 में बैंक जो है उस टाइम पे कितना दे रहे थे? 9% का। अब बैंक ने क्या किया? अपना इंटरेस्ट बढ़ा दिया और उसको कर दिया 12%। अब जो लोगों ने इसमें पैसा लगाया था उनको क्या लगेगा? उनको कम इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो क्या करेंगे? इससे गेट रीड होना चाहेंगे और 12% यानी कि बैंक में पैसा लगाना चाहेंगे। अब बैंक में पैसा लगाने के लिए वो क्या करेंगे? वो इसको बेचने की कोशिश करेंगे, मार्केट में बेचने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि हमने शुरुआत में पढ़ा था सिक्योरिटीज़ ट्रेडेबल होती हैं, इसीलिए इनको ट्रेड किया जा सकता है। अब वो क्या करेंगे? 10% में इसको बेचना चाहेंगे, पर 10% में खरीदेगा कौन? क्योंकि सबको तो पता है कि बैंक जो है वो 12% दे रहे हैं, तो कोई भी इसको नहीं खरीदना चाहेगा। इसीलिए क्या करेंगे? इसको डिस्काउंटेड रेट पे बेचेंगे। ये उन्होंने 100 रुपीज़ की स्लिप खरीदी थी, अब ये इसको 80 रुपीज़ में बेचेंगे। क्यों बेचेंगे? क्योंकि कोई खरीदेगा ही नहीं 100 रुपीज़ में और इनको नुकसान होगा, इसीलिए क्या करेंगे? उसको 80 रुपीज़ में बेच देंगे। अब 80 रुपीज़ में कोई पर्सन क्यों खरीदेगा? तो 80 रुपीज़ में पर्सन इसलिए खरीदेगा क्योंकि मान लो ये स्लिप का प्राइस हो गया है अब 80 रुपीज़, और इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? वो तो पुराने प्राइस के अकॉर्डिंग ही मिलेगा, क्योंकि कंपनी तो 100% पे ही बेच रही थी। 100 का अगर हम 10% निकालेंगे तो होगा 10, और अगर हम टोटल का देखेंगे तो हमारे पास आएगा 12.5% का इंटरेस्ट।
मतलब हमें 80 पे 12.5 रुपीज़ के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो ये बैंक से ज़्यादा मिल रहा है क्योंकि बैंक में हमें सिर्फ 12% का मिल रहा था, तो इसीलिए डिस्काउंटेड प्राइस पे लोग इसे खरीद लेंगे। 80 रुपीज़ में उस स्लिप को बेचेंगे तो हमें हायर यील्ड मिल रही थी क्योंकि 12.5 की यील्ड मिल रही है, और बैंक जो हमें सिर्फ 12% की यील्ड मिल दे रहे हैं, इसीलिए वो पर्सन उसको खरीद लेगा। इस पूरी बात से हमें क्या पता चला कि ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये ट्रेडेबल होते हैं। जितने भी बॉन्ड्स हैं वो सब ट्रेडेबल हैं। सिक्योरिटीज़ जो होती हैं वो ट्रेडेबल होती है। अगर बैंक का इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड का प्राइस क्या होगा, मार्केट में कम हो जाएगा। अगर बैंक अपना इंटरेस्ट रेट कम करेगा तो बॉन्ड का प्राइस क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसे हमने पीछे देखा 9 से जब उन्होंने 12 कर दिया तो क्या होगा, बॉन्ड का प्राइस जो है कम हो जाएगा। लोगों ने 100 की बॉन्ड 80 में बेचनी शुरू कर दी है ना, तो बॉन्ड प्राइस जो है वो कम हो गया, बॉन्ड की वैल्यू कम हो गई। लेकिन अगर ये कम था, 9 था, तब बॉन्ड की वैल्यू बढ़ रही थी। अब ये शीट कैसी लगेगी, असेट वाली साइड पे हमारे पास 1 करोड़ रुपीज़ थे ओनर वाले, 2 करोड़ रुपीज़ थे कैश जो हमने लोन लिया था, और 1 करोड़ रुपीज़ थे हमारे जो इंडिविजुअल लोगों ने बॉन्ड्स खरीदे थे। ओनरशिप हमारे पास लायबिलिटी में भी सेम चीज़ आ गई। अब हमने अगर इन सब चीज़ों से, पैसे से, ये जो हमारे पास मनी था, इससे हमने कैपिटल में पैसा लगा दिया, बिल्डिंग्स खरीद ली और मशीनरी खरीद ली, तो हमारी असेट शीट कैसे दिखेगी कि हमने 1 बिल्डिंग खरीदी 1 करोड़ की, दूसरी बिल्डिंग खरीदी 2 करोड़ की, और एक मशीनरी खरीदी 1 करोड़ की। लायबिलिटी वाली साइड सेम रहेगी। अब सपोज़ ये कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, जब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो और लोग इसमें पैसा लगा रहे हैं, तो अब वो जो और लोगों ने पैसा लगाया 1 करोड़ रुपीज़, उससे हमने और मशीनरीज़ खरीद ली, तो वही असेट वाली साइड भी 1 करोड़ बढ़ जाएगा और लायबिलिटी वाली साइड भी 1 करोड़ रुपीज़ बढ़ जाएंगे। अब मान लो उस कंपनी में 2 शेयर्स हो गए। पहले ओनर ने 1 करोड़ रुपीज़ लगा रखे थे, एक और ओनर आ गया, उसने भी 1 करोड़ रुपीज़ लगा दिए, तो टोटल 2 लोगों ने लगा दिए 1 करोड़ रुपीज़। अब मान लो यहाँ पर कंपनी को प्रॉफिट होगा। जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो इन शेयर्स की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो कंपनी के शेयर प्राइजेस कब इंक्रीज़ होंगे, जब प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा। जैसे जैसे हमारा प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे शेयर की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। सो इन द अबव एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल से हमें क्या समझ आया, एक पर्टिकुलर फिक्स इंटरेस्ट पे जो दिया जाता है दैट इज़ द डेब्ट सिक्योरिटी, एंड प्रॉफिट एंड लॉस पे ओनरशिप जो दी जाती है दैट इज़ द इक्विटी सिक्योरिटी। जी सैक यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होते हैं, ये एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये निकाले जाते हैं। जी सैक्स जो होते हैं पर्टिकुलरली नो रिस्क डिफ़ॉल्ट होते हैं, यानी कि इसमें कोई रिस्क नहीं होता, रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये। जी सैक में केवल डेब्ट सिक्योरिटीज़ आती है। अभी हमने डेब्ट सिक्योरिटीज़ बहुत डिटेल में देखा ही था, तो डेब्ट सिक्योरिटीज़ आती हैं इसमें, और इक्विटी सिक्योरिटीज़ यहाँ पर नहीं आती। अब ये जी सैक्स कहाँ से आती हैं और कौन निकालता है, तो जी सैक को आरबीआई कंडक्ट कराता है, और ये कहाँ पर इनका ऑक्शन होता है, कहाँ पर होता है वो ऑक्शन, ई कुबेर नाम का एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर इसका ऑक्शन होता है। इस ई कुबेर के मेंबर कौन कौन है, तो जो कमर्शियल बैंक है, शेड्यूल्ड अर्बन बैंक है, प्राइमरी डीलर्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़ है, प्रोविडेंट फंड्स हैं, ये सब इसके मेंबर्स होते हैं। ये मेंबर्स जो हैं वो बिडिंग करते हैं, ऑक्शन होता है इसका इन द प्राइमरी मार्केट। उसके बाद एक सेकेंडरी मार्केट भी होता है, वहाँ पर इनकी वापस से वो होती है। अब ये जी सैक जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं मेनली। पहले जो आते हैं दैट इज़ द टी बिल, फिर आता है कैश मैनेजमेंट बिल, फिर आता है डेटेड सिक्योरिटी, और फिर आता है स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। टी बिल्स क्या होता है, टी बिल्स बहुत ही शॉर्ट टर्म डेब इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी होती है, इनकी मैच्योरिटी जो होती है वो लेस देन 1 ईयर होती है। इसमें क्या होता है, कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है, नो इंटरेस्ट इज पेड। इसमें क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल ये एक टी बिल था, इस टी बिल का जो प्राइस था या फिर इसकी फेस वैल्यू कह सकते हैं वो थी 100 रुपीज़। तो हम क्या करेंगे, इसको 98 रुपीज़ में ख़रीद लेंगे। जब हम इसे 98 रुपीज़ में ख़रीदेंगे तो मैच्योरिटी पीरियड के बाद हमें 100 रुपीज़ मिल जाएंगे। तो लेट्स से कि ये 98.20 का था, 91 डेज़ का टी बिल था, 100 रुपीज़ इसकी फेस वैल्यू थी, तो क्या होगा, हमें 100 रुपीज़ मिल जाएंगे, तो हमें 1.80 रुपीज़ का बेनिफिट हो जाएगा। कैश मैनेजमेंट बिल क्या होता है, 2010 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द आरबीआई इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कैश मैनेजमेंट बिल को। ये टेम्परेरी मिसमैचेस के लिए होते हैं, 91 डेज से लेस देन इनकी मेचोरिटी टाइम होता है, तो इनमें भी 91 डेज था, यहाँ पर भी 91 डेज है। यहाँ पर टी बिल्स जो है वो 1 ईयर से अंडर अंडर होंगे, 1 ईयर से कम पीरियड के लिए, और कैश मैनेजमेंट बिल क्या होगा, 91 डेज़ के लिए, लेस देन 91 डेज़। इसके बाद है डेटेड सिक्योरिटीज़। डेटेड सिक्योरिटीज़ जो है वो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ होती है, 5 साल से लेकर 40 साल तक।
अब इसमें कुछ तो फिक्स रेट होंगी जिसमें फिक्स इंटरेस्ट मिलता है, कुछ फ्लोटिंग होगी जिसमें फिक्स नहीं मिलता है, और कुछ इन्फ्लेशन रिलेटेड होंगी जो कि इन्फ्लेशन से मैनेज होंगी। इसके बाद आता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट जो है इसको आरबीआई रेगुलेट करता है। व्हेन द गवर्नमेंट वांट मनी, जब गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है तो वो क्या करती है, आरबीआई रेज द मनी फ्रॉम इशूइंग सिक्योरिटीज़। आरबीआई जो है सिक्योरिटी इशू करती है और वहाँ से पैसा ले लेती है थ्रू पीपल्स। फर्स्ट टाइम सिक्योरिटी जब इशू होती है तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट्स में होती है, और सेकेंडरी टाइम जो है ट्रांजेक्शन्स हैपन। ऑल द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो हैं, जितनी भी तरह की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं वो सब गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में ट्रेड की जाती हैं, जैसे कि कैश मैनेजमेंट बिल हो गया, ट्रेजरी बिल हो गया, डेटेड सिक्योरिटीज़ हो गई, या फिर गवर्नमेंट डेवलपमेंट लोन्स हो गया। डेटेड सिक्योरिटीज़ आर ऑल्सो ट्रेडेड इन कैपिटल मार्केट एज वेल। रिटेल डायरेक्ट स्कीम, रिटेल डायरेक्ट स्कीम जो है दैट इज़ ऑफ आरबीआई। इसमें क्या है कि एक रिटेल इन्वेस्टर जो है इन्वेस्ट कर सकता है इनमें थ्रू अ रिटेल अकाउंट। उनको एक रिटेल डायरेक्ट अकाउंट खोलना पड़ेगा, उसके थ्रू वो इसमें डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को परचेज किया जा सकता है इन द प्राइमरी मार्केट एज वेल एज इन द सेकेंडरी मार्केट, बट वो बिडिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। रिटेल इन्वेस्टर्स कैन परचेज द सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीद सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो, या फिर जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आते हैं उन सबको वो खरीद सकते हैं।